CA members and जो भी ये program देख रहे हैं हमारा. My name is Ayush Jain and I wish all the members and their families a well and good health, because this COVID problem is increasing day by day, and public queries are also increase. तो हमारे जयपुर ब्रांच ने और सर जयपुर ब्रांच के चेयरमैन अनिल कुमार यादव जी ने और उनके सेक्रेटरी कुलदीप जी ने ये डिस्कशन रखा है, डिस्कशन ऑन ओबेसिटी. सर ये जिस तरीके से कोविड बढ़ रहा है, तो आपको पता ही है घरों में सब घर के अंदर ही है, घर की हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है सबको. तो उससे रिलेटेड हमारे मेंबर्स की बहुत सारी क्वेरीज थी सर, जो उन्होंने रेज करी है. वैसे तो मैं सर का वेलकम करता हूँ इस डिस्कशन पे, और उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूँगा. डॉक्टर सचिन जवर जी, he is a healthcare entrepreneur with a vision to provide quality healthcare to people. He aims to expand the network of Apex hospitals while ensuring the quality of healthcare being provided. He has also been invited by Fortune companies Johnson and Johnson and Cipla to train the team members on building leadership and developing entrepreneurs skills. He was also honored by the Young Entrepreneur Award by IMA Jaipur in 2015. Rajasthan Private Hospital Association founder and Chairman Association of Healthcare Provider of India. Thank you, CA Institute. Thank you all of you who are watching this. So मैं बात कर रहा हूँ 1955 की, जब आइजनहोवर यूएस के प्रेसिडेंट थे. और दो ऐसे हिस्ट्री में से हम किस्सों के बारे में बात करेंगे जिसने हमारे पूरे वर्ल्ड की हेल्थ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करा. So Eisenhower was, as you all know, or if you don't, I'm going to tell you that Eisenhower चीफ कमांडर थे अलाइड फोर्सेस के वर्ल्ड वॉर 2 में, और आइजनहोवर के आज्ञा से ही वो जो एटम बॉम्ब था वो गिरा और वर्ल्ड वॉर 2 वाज फिनिश्ड. तो आइजनहोवर in 51 was elected the president of United States almost unanimously because वो अलाइड आर्मी के कमांडर इन चीफ थे. So in 55 आइजनहोवर को हार्ट अटैक हो गया, और उन्होंने अपनी जो टीम ऑफ डॉक्टर्स को उनको कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, आप 3 बार मुझे देखते हो, हफ्ते में 1 बार मेरा ब्लड टेस्ट करते हो, महीने में 1 बार दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं, पहली बार तो आपको पता कैसे नहीं चला और मुझे हो कैसे गया. सो एंसल कीज जिसके आप फोटो देख रहे हैं, ये बहुत बड़े फिजिशियन थे. इनको मतलब इनके सामने बहुत सारी फंडिंग रख के और कहा गया कि आप इसका पता लगाएं कि आइजनहोवर जैसे व्यक्ति को कैसे हार्ट अटैक कैसे हो सकता है. नेक्स्ट, आइजनहोवर बहुत फिट थे. सो इन्होंने पहली बार 1958 के आसपास ये कहा कि जिन व्यक्तियों के कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है उनको हार्ट अटैक ज्यादा हो जाता है. हम सब जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर ऑब्वियसली फैट खाने से आता है. सो ऑब्वियसली जो ये 1960 के आसपास दुनिया को पहली बार ये पता चला कि यार फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट की बीमारी हो सकती है. और ये 7 country study was very famous. Next slide please. So low fat guidelines 70s में 80s में पूरे वर्ल्ड में होने लग गई. और आप देखें लो फैट गाइडलाइंस के बाद जो फैट की जो कंजम्पशन था, डेफिनेटली वो वर्ल्ड में सब जगह, मतलब आपकी दादी और हमारी दादी और आपके और मेरे से ज्यादा घी खाते थे, ये तय था. सो पूरी दुनिया में यही हुआ कि लो फैट गाइडलाइंस इंडिया तक, अंडर डेवलप्ड अदर कंट्रीज तक, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया तक पहुंची. मगर आप देखें इस ग्राफ में ओबेसिटी जो 1970s में 10 to 15% के आसपास थी, ऑब्वियसली वो अब 30 to 40% के आसपास पहुंच गई. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो होता क्या है कि खाने में 3 चीजें होती हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन. जब हम फैट खाने से खत्म कर देते हैं तो ये देखा गया कि ऑब्वियसली शुगर कंटेंट वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया. नेक्स्ट स्लाइड. सो आप देखें बिकॉज कहीं ना कहीं खाना, फैट जो होता है वो खाने को
टेस्ट और टेक्सचर देता है। अगर टेस्ट और टेक्सचर नहीं होता तो आपको कहीं ना कहीं कुछ डालना है। तो ये वेस्टर्न डेटा है, तो वेस्टर्न डेटा में शुगर का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया और हमारे यहाँ सॉल्ट का, स्पाइसेस का, बाकी सारी चीजों का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। I will take you to another, these are facts, and then in the end I will just take you 1 minute for them. Next slide. So नॉर्मन बोरलो एक बॉटनिस्ट थे। आप में से कुछ लोग जो 1960s की हिस्ट्री जानते हैं उनको पता था कि 1960s के अंदर इतना जबरदस्त अकाल पड़ता था कि मतलब कई बार ऐसा हो गया कि आदमी आदमी को खाएगा। नॉर्मन बोरलो वाज एन इंग्लिश बॉटनिस्ट जिसने वीट के ऊपर अपनी रिसर्च करी और उन्होंने जो नॉर्मल पहले जो गेहूं होता था वो बहुत ऊंचा होता था। उन्होंने जो हाइब्रिड गेहूं बनाया जिसको लाल गेहूं कहते थे, ज्यादातर कहते थे रशिया ने भेजा है। इंडिया, रशिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, पाकिस्तान में इसकी बहुत रिसर्च हुई और वो जो छोटा हाइब्रिड गेहूं था वो 8 गुना, उसने जो धान की जो अवेलेबिलिटी थी वो दुनिया में 8 गुना कर दी और एक शॉट के अंदर पूरी के पूरे वर्ल्ड में धान की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसके लिए नॉर्मन बोरलो इज द ओनली पर्सन इन हिस्ट्री हु गॉट एन अवार्ड, पद्म भूषण जो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड था, और नोबेल पीस पुरस्कार एक ही साथ मिला। नाउ इन दोनों आदमियों ने डेफिनेटली बहुत शानदार काम करे, बहुत बढ़िया रिसर्च करी, बट जो पहली 7 कंट्री स्टडी थी उसके अंदर कुछ डेटा ऐसा था जिसमें वो कंट्रीज जिसमें फैट का कंटेंट बहुत ज्यादा खाते थे और हार्ट डिजीज नहीं होती थी वो छुपाया गया। दूसरी बात, कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिनके अंदर कार्डियक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, फिर भी उसके अंदर फैट वो लोग ज्यादा नहीं खाते थे। The same thing with this was that ये जो हाइब्रिड गेहूं है इसमें एक प्रोटीन होता है अमाइलोपेक्टिन ए। वो प्रोटीन अमाइलोपेक्टिन ए एक्चुअली हमारे इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को और हमारी जो ट्रंकल ओबेसिटी, जो पेट के आसपास जो ओबेसिटी है उसको बढ़ाने में बहुत जबरदस्त मददगार होता है। सो अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री में हमारे साथ, मैनकाइंड के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके कारण शायद हम कुछ बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं, बजाय इसके कि इंटेंशन किसी का भी खराब नहीं था और इंटेंशन लोगों ने बात को मानी भी, फिर भी आई थिंक थिंग्स हैव गॉन समवेयर इन द पास्ट जिसका खामियाजा आज हम सब भुगत रहे हैं। Why are serious cases of COVID-19 tied of obesity? मतलब इसके कारण से ओबेसिटी का बहुत मेजर क्या है आयुष की, मैंने आपको बताया कि मतलब ओबेसिटी क्या है। तो ओबेसिटी अपने आप में फैट का अक्यूमुलेशन है बॉडी के अंदर, और वो फैट का अक्यूमुलेशन एक जगह नहीं, हर जगह। सो कुछ फैट तो बाहर है जो हमारे को दिखता है, उसको हम ऑब्वियसली जो एक्सटर्नल फैट, सोमैटिक फैट कहते हैं। कुछ फैट हमारे ऑर्गन्स के अंदर भी डिपॉजिट होता है, उसको हम विसरल फैट या इंटरनल फैट कहते हैं। सो ये जो इंटरनल फैट जो डिपॉजिट होता है ये हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को प्रॉब्लमैटिक करता है। जैसे अगर कोविड के संदर्भ में हम बात करें तो जो ओबीस लोग हैं, फैट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जहां से शुरुआत होती है फैट की, कि फैट लंग्स के अंदर जहां डिपॉजिट होता है तो उनकी जो लंग की कंप्लायंस है वो फैट के कारण कंप्लायंस कम है। दूसरा, फैट के साथ साथ ब्लड प्रेशर, कार्डियक प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, ये सब ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड होती है। तो उसके कारण जो लोग होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। फैट के कारण ऑलरेडी खून गाढ़ा होने की प्रॉब्लम होती है। तो जब ऑब्वियसली क्योंकि कोविड अपने आप में एक प्रोकोएगुलेबल स्टेट है, तो उस व्यक्ति का जिसका खून गाढ़ा होने की ऑलरेडी उसके चांसेस हैं
COVID will actually aggravate the problem. So there are lots of issues that obesity causes to the body, and diseases like COVID, they actually make it more obvious. In fact, obesity COVID से ही नहीं, there is no disease in the world जिसका प्रोग्नोसिस ओबेसिटी से और खराब नहीं हो। सर जैसे आपको पता है कोविड-19 में हम लोग अभी घर पे रहते हैं, तो घर पे रहते हुए इसको कैसे क्योर कर सकते हैं अपन? बहुत अच्छा सवाल है आयुष। सो हर बीमारी, हर डिजास्टर, हर चैलेंज, इसके 3 स्टेज है। पहला स्टेज है टू लर्न, टू कलेक्ट डेटा। दूसरा स्टेज है टू मैनेज। तीसरा स्टेज है टू फिनिश। हर चैलेंज। सो कोविड की जो पहली स्टेज थी वो थी टू लर्न कि हो क्या रहा है, कैसे होगा। पहले हमें लगता था कि हम उस कमरे में उस आदमी के साथ बैठ जाए तो भी हो जाए। फिर उसके बाद हमें लगता था कि नहीं, फोमाइट से हो जाएगा, इसको भी मत टच करो, उसको भी मत करो। फिर हमें लगा कि हम अगर बाहर नहीं निकलेंगे, लॉकडाउन हो जाएगा तो उससे खत्म हो जाएगा। मतलब हम बहुत सारी चीजें लर्न कर रहे थे। तो हम एक ये लर्निंग की स्टेज से अब बहुत सारे रिसर्च पेपर आ गए, इसके ऊपर बहुत सारा लोगों का एक्सपीरियंस है। लर्निंग की स्टेज से हम मैनेज की स्टेज में चले गए। बहुत कंट्रीज ने, चाइना ने, इनफैक्ट कजाकिस्तान ने, न्यूजीलैंड ने, बहुत सारी कंट्रीज ने इसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज करा है। कुछ हमारी जैसी कंट्रीज, अमेरिका, यूके, ब्राजील बड़ी होने के कारण अभी भी स्ट्रगल कर रही है, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनको जहां तक अभी ये पहुंचा नहीं है, मगर डेफिनेटली। सो मैनेज करने की कंडीशन में आपके पास दोनों चीजें हैं, जहां आप अपना पहली बात अपना हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो। क्या चाहिए इसके अंदर? आपको हॉस्पिटल, टेस्टिंग, डॉक्टर्स, लैब, ये सब बनानी है मैनेज के। दूसरा, आपको लोगों को ये सिखाना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। बिकॉज आज हम ये मीटिंग, आज से पहले होता तो आप मेरे को ऑफिस में बुलाते, हम साथ बैठते, फिर बहुत सारे लोग सामने होते आगे। सो वी आर मैनेजिंग, we are leveraging technology for the same thing that we could have done before. So जाना आना, मतलब जो if I say work, so going, eating, drinking, meeting, all of this regarding work has to change. Work from home, हर आदमी को घर में एक ऐसा क्वाइट कॉर्नर बनाना पड़ेगा जहां मतलब किसी को मीटिंग करनी है, बात करना है, स्टडी करनी है, एवरीथिंग पीपल विल हैव टू। सेकेंड थिंग, हम हमेशा पहले, अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी है और हम पहले लोगों से मिलते जुलते थे, स्ट्रीट स्मार्ट होते थे, ऑफिस स्मार्ट होते थे। अब वही चीज हमें टेक्नोलॉजी के जोर से घर पे चल करनी पड़े। एवरीबडी हु वांट्स टू इवॉल्व needs to be involved in a course or a learning or a society or something or the other. The second part comes family, friends. So हम एक social animal है। हम अगर थोड़े दिन लोगों से नहीं मिलेंगे, बात नहीं करेंगे, हम actually will go mad, all of us. So how can we do that? Either we can do it in open air, like going out in a week where everything is open and you meet limited people, or you meet through Zoom or whatever app or whatever, but you stay in touch with people. You still celebrate birthdays, you still celebrate good things, and you do not become a technology or a phone junkie. The last part is the self, and उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि आप अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस, अपनी मेंटल एबिलिटी को कैसे आप इवॉल्व कर सकते हो। तो आई थिंक सब लोग कर भी रहे हैं और आगे करेंगे भी, बिकॉज ये मैनेज की स्टेज कितने दिन, कितने महीने, कितने साल चलेगी, वी डोंट नो। सर वही कि जैसे 6 to 7 months is passed of this COVID-19. So what is the crux of this disease and how far it will go? मतलब what is the real picture कि हाँ भाई जो हम लोग जो देख रहे हैं वो ट्रू है या फिर जो एक्चुअल में क्या पिक्चर है इसका? तो मतलब जैसा बहुत शुरू में और बड़ा डरावना था कि यार ये एक बार होगा ही सबको, अनलेस एंड अनटिल कि जो एक क्रिटिकल मास जब अफेक्टेड हो जाएगा, ऑब्वियसली
क्योंकि जब अपन लोगों में से 30-40% आज इंडिया में 130-40 करोड़ लोग हैं, जिस दिन 30-40 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो गए तो हम एक दूसरे को इन्फेक्शन देने का चांसेस डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो केसेस धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। दिस इज व्हाट द थ्योरी वाज। नाउ इसके अलावा बहुत सारी चीजें ये है कि कुछ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है कि आपको उतना वायरल लोड नहीं आता कि आप में पूरी बीमारी हो। वायरस का एक बहुत छोटा पार्ट आपके पास आता है और आपका सीरो कन्वर्जन हो जाता है, आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ये एक अलग थ्योरी है। क्या 30-40 करोड़ होते होते तो सालों निकल जाएंगे और कितने उनमें से डेथ होगी, क्या होगा, ये एक अलग थ्योरी है कि नहीं 30 करोड़ की जरूरत नहीं है, शायद 5 करोड़ 6 करोड़ के अंदर ही हर्ड इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो जाएगी कि everything probably will stop. The third thing is that बॉस सर्दी आ रही है, वायरस अपना प्रारूप चेंज कर रहा है, दवाइयां इफेक्टिव नहीं है, it may even get worse. So reality about COVID, honestly speaking, nobody knows. What I am trying to say is that what this disease will do and what the world will do, we don't know. We have to prepare for what we can do. हम क्या कर सकते हैं इसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। That is the most important thing rather than what this disease can do. Because ये बीमारी क्या करेगी ये सिर्फ इसी को ही पता है, honestly speaking किसी को नहीं पता। और सर ये कब तक मतलब कब तक चलने वाला है ये, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पूरी पब्लिक को है और इंडिया में स्पेशली, क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से फैल रहा है तो एवरीबॉडी वांट्स कि कब तक चलेगा, क्योंकि इट डैमेजेस इकोनॉमी, इट डैमेजेस हेल्थ, इट डैमेजेस मेंटल प्रॉब्लम आल्सो। So definitely I think we are looking at the end of the year to sort of where things will become this rampage will continue, but now I feel that the new normal will extend into 2021 also. So ऐसा नहीं होगा because unfortunately बहुत मतलब हमें करीबन 125 साल लग गए स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन करने। पोलियो का इरेडिकेशन भी हम उतने ही सालों में कर पाए। HIV डेफिनेटली कम हो गया है मगर आज भी कहीं ना कहीं हम उससे लड़ रहे हैं। ट्यूबरकुलोसिस, लेपर्सी, अनफॉर्चुनेटली एक बार जो डिजीज आ जाती है वो भले स्वाइन फ्लू या चिकनगुनिया हो, वो कहीं ना कहीं मैनकाइंड को अफेक्ट करती रहती है। हालांकि तय है ऐसा नहीं होगा कि अगले साल भी कोविड इसी तरीके से चलता रहेगा पूरी दुनिया में। नो, इट विल नॉट बी, बिकॉज वंस मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सफिशिएंट इम्यूनिटी so that it does not affect them again and again. But what I am trying to say is that ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि नवंबर 2021 में दुनिया में एक भी केस नहीं होगा कोविड। कहीं ना कहीं कोविड होगा and I think our behavior will have to change for good. जैसे recurrent bouts of डायरिया ने या कॉलेरा ने एक हमारा पानी पीने की हैबिट को चेंज कर दिया। आज की तारीख में बहुत कम जगह लोग खुला पानी, इनफैक्ट गांव में भी लोग हर जगह जाके खुला पानी नहीं पीते हैं। रेलवे स्टेशन पे भी आप देखेंगे लोग बॉटल्ड वाटर यूज करते हैं। वो एक ह्यूमन बिहेवियर चेंज करने का अपने आप में एक सेम थिंग इसके साथ है कि ये शायद ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करेगा। हम कब और कितना नॉर्मल हो जाएंगे, I think God will only tell. So this change is going to stay with us for a very long time. सर वापस हम उसी टॉपिक पे आते हैं, ओबेसिटी। सर does obesity impairs immune system? मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है दिस ओबेसिटी? तो ओबेसिटी अपने आप में, बिकॉज जो फैट होता है, ये ओबेसिटी के अंदर जो फैट होता है ये अपने आप में एक इन्फ्लेमेटरी
एक प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट है। सो अगर इन्फ्लेमेशन के आप मार्कर्स मानेंगे, अगर मैं डॉक्टरी भाषा में बात करूं, तो अगर सपोज इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि कहीं कोई चोट लगी है, और अगर जैसे अगर आपको कहीं आप गिर जाएं आपको इन्फ्लेमेशन होगा, अगर आपको आपका कोई ऑपरेशन होगा तो आपको इन्फ्लेमेशन होगा, अगर आपके गला खराब है तो आप इन्फ्लेमेशन है। सो अगर आप ओबीस कोई व्यक्ति जिसका वजन उसके हाइट के हिसाब से उसकी एज के हिसाब से ज्यादा है, उसका अगर ब्लड टेस्ट करेंगे तो कुछ जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर जिनमें सीएलपी, सीआरपी, IL-6, TNF, ये जो मार्कर्स हैं ये नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा ही पाएंगे। सो ओबेसिटी अपने आप में एक प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट है, ठीक है। अब ये जो प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट जब जहां जहां भी इन्फ्लेमेशन होता है, क्योंकि आप देखें कि अगर हम बीमार होते हैं, अगर हमारे को न्यूट्रिशन की कमी होती है, अगर आप किसी भी इन्फ्लेमेटरी स्टेट में होंगे तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स तो बढ़े हुए होंगे, और जो उस चीज से बचाते हैं जिनको हम इम्यूनिटी मार्कर्स कहते हैं वो कम हो जाते हैं। डेफिनेटली ओबेसिटी अपने आप में एक प्रो इन्फ्लेमेटरी और लो इम्यूनिटी का स्टेट है। Sir, how does the pandemic indirectly affect our diets and weight gain? So I think it's something that, so the world has realized that health is the new wealth. I think what something the world has realized. So it remains to be seen what world is doing about it. But the initial trends are that there are a lot of so New Zealand was the only country in the world which would not give you a permanent residency unless and until you reach a certain BMI. BMI is weight ratio, weight ka height se ratio. There are about 18 countries in the world which have post-COVID adopted this thing. 18 कंट्री हैं दुनिया में जिनमें अब BMI आपका वेट भी एक हिस्सा है परमानेंट रेजिडेंसी ग्रांट करने का। सो एक तो दिस इज हाउ obesity world is looking at obesity. So Boris Johnson, the UK president, the UK prime minister, has announced that all the healthcare, all the officials need to lose weight because some part of their performance appraisal would also be weight would also be a very important part of their performance appraisal. So yes, the world is looking at the fitness part of it. Now, as regarding diet and as regarding exercise, so there are extremes. डाइट और एक्सरसाइज में आयुष मुझे ऐसा लगता है हमेशा अपनी चॉइस होती है, और बहुत कॉमन सेंस है, सबको पता है कि सही अच्छा खाना क्या है और खराब खाना क्या है, मतलब उस व्यक्ति के लिए, और सेम विद एक्सरसाइज है। सो आई थिंक दिस पर्सनल चॉइस का एक्सटेंशन कोविड में भी है। बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा वजन लूज करा है, बेटर फिटर हुए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज नॉट बीइंग एबल टू गो आउटसाइड एंड नॉट हैविंग इनफ मोटिवेशन टू एक्चुअली बी एबल टू वर्क आउट एट होम, they have been unable to sustained weight loss. So I think a lot of people have become progressively unfit and a lot of people have become progressively fitter. So if we look at the aspect of obesity and COVID, तो फ्रांस में, न्यूयॉर्क में, इटली में बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिनमें यूथ के अंदर जिनके अंदर ओबेसिटी है, they have also been more prone to going into ICUs and not doing very well. So that is something that is very important. So हमने देखा obesity और old people, two kind of people who are not doing very well in
COVID. So if you look at obesity and old people, they have the same kind of thing. So what happens in old age is we lose muscle mass and we have a relatively, मतलब ऐसा नहीं है कि old people become more fatter. The thing is muscle mass कम होने के कारण relatively fat percentage बढ़ जाती है. So the same phenomenon is happening in obese people. Relative to their muscle mass, the fat percentage is increasing. And that is what the obese people behave exactly like old people in most of the diseases and also in COVID. So that is the reason why obesity and old age are two problem situations when COVID is concerned. This is not unique for COVID. This is also there for a lot of other problems. सर एक क्वेश्चन था कि सर जो हमारा इंडिया का हेल्थ सेक्टर हेल्थ मिनिस्ट्री है, दे आर डूइंग गुड और दे आर ट्राइंग हार्ड टू ओवर दिस, एंड या फिर वो चीज में अभी प्रॉब्लम चल रही है कि हाँ भाई दे आर नॉट डूइंग गुड इन दिस डिपार्टमेंट. So Ayush, I think, see, it is hindsight जो है ना, that is always a 6/6. So मतलब मैं ये कहूँ कि उनकी क्या कमियां थी ये निकालना मेरे लिए भी बहुत आसान होगा, बिकॉज हम सबने सारी की सारी चीजें देखी. So I think rather than किसी की भी ये कमी निकालना, और because you know tackling a healthcare problem and what should they do? What should they do? So see, there are 3-4 things that are very, very important. We have understood that this problem is there to stay, rather than putting all our eggs in the basket of trying to prevent its spread, trying to prevent कि अब आप गैदरिंग नहीं करें, अब आप ये सब नहीं करें. ठीक है, you have to be sensible, but people will do it. So you have to build the infrastructure up to a level where you can actually treat the problem people. The problem is not about having COVID or not. The problem is the whole world is scared. क्या हो जाएगा, तो हॉस्पिटल में बेड नहीं है, आईसीयू में बेड नहीं है, जगह नहीं है, वेंटिलेटर नहीं. This is the problem. That is the reason a lot of people are not even stepping out. This is not, again, this is not unique to India or Jaipur. This is there everywhere in the world. So very few countries have been able to do it, develop quarantine facilities, develop ICUs, develop equipment on a very बहुत बड़े लेवल. दूसरी बात, use of technology. See, China ने फेस डिटेक्शन बहुत सारी चीजें यूज करी. So this is time where we also have to be technology. हालांकि हमने जो ऐप यूज करी, जो ऐप से मालूम चल जाता है, बहुत सारी चीजें डेफिनेटली करी. अगेन, आई एम नॉट सेइंग व्हाट दे हैव डन इज नॉट गुड. आई एम जस्ट सेइंग टेक्नोलॉजी इज समथिंग that should be used. So even in testing, so there are kiosks in different universities, in different towns, where you go in, you do a self test, you have. So if more tests are done and more people can isolate themselves, then definitely the spreading of the disease will. So ये जो टेस्ट्स की सुविधा है, ये अभी भी बहुत प्राइमरी लेवल पे है, बहुत बड़ी जगहों पे है, छोटी जगहों पे नहीं है. It should be very freely available, of course, with some sort of quality control. But the third thing is that the healthcare infrastructure should be distributed throughout the country. It should not only be in Delhi, Jaipur, Bombay and Chennai and Bangalore, and it has to be distributed. Because problem क्या है, ये जो पेशेंट है, ये अगर बाड़मेर से जयपुर ट्रैवल कर रहा है, उस ट्रैवल टाइम में भी ये बहुत, पहली बात तो we lose precious time, and the other thing is he's spreading this disease to 4 or 5 more people. So from my perspective, it is very important to identify and isolate. So the testing should be very, very easy. Second thing is there should be ample facility for people to be treated.
I think that is something that the health ministry has to do and has to do it very, very proactive. About this, about the last question about this obesity is this: is obesity hereditary? Does it run in families? It's obesity. See, again, a lot of people in the past thought that obesity is basically a condition like smoking or like taking a drug or something in which the guilty party does not realize how much to eat. 2007 के अंदर WHO ने कह दिया ओबेसिटी एक बीमारी है, एक डिजीज है, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसमें जीन्स, कहीं ना कहीं इसमें ह्यूमन बिहेवियर भी इन्वॉल्व है, और जब जब अगर कोई बीमारी जीन से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ये जनरेशन बाय जनरेशन जाएगी जाएगी. So there are people who carry this obesity gene, और अगर if mother and father they are both obese, the chances of the child being obese are more than 80%. Thank you so much, sir. So, last question: what you want to say our CA members and all the participants about this COVID-19 thing? So I think time has come where we try to, make the things as normal as possible, ensuring that safety of self, family, people working for you is there. So you are ensuring enough hand washing facilities. You are ensuring कि खाना खाने के लिए people don't come together. तो खाने का एक शेड्यूल हो, उसी तरीके से लोग खाना खाएं. You are ensuring that फोन पे बात करते हुए या कहीं भी people are not, जब अगर कोई व्यक्ति अकेला हो तभी वो बिना मास्क के हो, नहीं तो हमेशा वो मास्क पहने हुए हो. It should not be कि ऑफिस में आ गए हमने मास्क उतार दिया. Anybody who comes from outside should also be in the habit of washing their hands. Temperature should be checked, and practically ये बहुत important है, do not offer any tea, coffee, chai to anybody who comes in your office. आपको भी शिष्टाचारवश मास्क उतारना पड़ेगा, उसको भी उतारना पड़ेगा. तो मतलब this chai or this coffee can be dangerous for you as well as him. So let's get on with work individually, one to one. Most of the work should be done on telephone or Zoom, and I think we should come out of this fear कि इस फाइल से हो जाएगा, फाइल से नहीं होगा, हवा से नहीं होगा, ये होगा हमारे हाथ के कांटेक्ट से, और अगर कोई सामने बैठा है और उस टाइम जो हवा या जो ड्रॉपलेट्स आ रही है उससे. So it is not that if you are sitting in the car alone, corona will come and kill you. No, it is not possible. So hand washing and putting a mask are two very important things, as most people are saying, along with social distancing, but ensures that जो air density आपके चारों तरफ है, अगर उसके अंदर कोरोना है भी तो उसका वायरल लोड कम. Thank you so much, sir. Your insight will help all the members and participants. And I'm thanking you from all my ICI branch, Jaipur branch, from the Anil Kumar Yadav sir, Chairman sir, Kuldeep sir, Secretary sir, and from my behalf and all the CA members. Thank you for your insights. We'll definitely keep this in our mind, और हमारे को इस चीज से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी जो आपने हमको insights दिए. Thank you so much, sir, for being on this platform. Pleasure. Thank you.